नमस्ते और आप देख रहे हैं स्कूल तक न्यूज चैनल। आपका हमारे स्कूल तक टॉक शो में स्वागत है। आज हमारे साथ है सुबोध सर। नमस्कार सर। थैंक यू। आज का हमारा विषय है मिथ्स ऑफ स्कूल प्रोसीजर्स। मैं स्वरदा मांडे और ये है मेरे अन्य रिपोर्टर्स। मैं हूँ जानवी और मैं हूँ सौमित्र। ऐसे कौन से मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है जो आपने आपके स्कूल प्रोसीजर्स में एनकाउंटर किए? स्कूल प्रोसीजर्स क्या, मैं तो बचपन से एनकाउंटर कर रहा हूँ काफ़ी मिथ्स है स्कूल में। मुझे काफ़ी सवाल होते थे बचपन से, जैसे लड़कियों के बाल लंबे तो लड़कों के छोटे क्यों, ठीक है, या स्कूल में जो हम टाई क्यों पहनते हैं, साथ ही साथ 4 हाउसेस क्यों होते हैं स्कूल में, 4 हाउस सभी लोग फॉलो किए जा रहे हो पर उसका कंसेप्ट क्या है किसी को पता नहीं है। देन ब्लेजर क्यों पहनते हैं। तो ऐसे कई सवाल जो है जिसके मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश की जब मैं विद्यार्थी था और जब मैं अभी स्कूलों में भी प्रोसेस कर रहा हूँ। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। एक समिट था, वहाँ पर कई प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, ओनर्स थे स्कूलों के, और मैंने एक सवाल किया कि हम टाई क्यों पहनते हैं, कोई बता पाएगा। तो वहाँ पर एक फादर थे, फादर मतलब वो पप्पा वाले फादर नहीं, वो जो चर्च में होते हैं ना फादर, वो वाले फादर। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के बड़े मतलब इंटेलेक्ट तरीके से बताया कि बिकॉज टाई इज़ द वे टू बी अ डिसिप्लिन पर्सन, यानी टाई बांधने से डिसिप्लिन आता है। तो मतलब कैसे आता है, तो बोले टाई को ऐसा लगाते हैं, फिर घुमाते हैं, 2 गिठन बांधते हैं और फिर उसको नॉट जो है टाई करते हैं, तो उससे डिसिप्लिन आता है। तो मैंने उनको सवाल किया कि अगर टाई बांधने से डिसिप्लिन आता है तो फिर इससे ज़्यादा डिसिप्लिन तो फेटा बांधने से आएगा, तो हम फेटा क्यों नहीं बांधते। करेक्ट। तो असल में मिथ है, कोई ना कोई कारण है कि लोग उसको फॉलो किए जा रहे हैं। देन बाल लंबे क्यों हैं लड़कियों के और लड़कों के क्यों नहीं। कहा जाता बाल कट करो, तुमको भी टीचर बोलते होंगे ना बाल कट करो, बाल कट करो, अगर नहीं किए तो आपको जो है कुछ पनिशमेंट वगैरह भी करते होंगे। करेक्ट है। लेकिन जब हमने पूछा कि बाल छोटे क्यों, तो उनका कहना है कि बाल छोटे रहेंगे तो खेल कूद पाएंगे, कहीं अटकेंगे नहीं, ठीक है, और वो उनका ज़्यादा समय बाल संवारने में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो लड़कियों के क्यों बाल लंबे, क्या लड़कियां नहीं खेलती है, क्या लड़कियों को बाल संवारने में तकलीफ नहीं होती है। तो ये क्या मिथ है। मुझे ऐसा लगता है कि कोहेड स्कूलों में तो ये नहीं होना चाहिए। ये बात आ रही है कि मेरी स्कूल भी ये नहीं मानेगी, लेकिन मेरे विचार से लड़कों के बाल लंबे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एक और मिथ क्या है, समाज में भी ये मिथ है, अगर लड़के बाल लंबे करते हैं तो उनको लड़कियां बोला जाता है, कान में कुछ कुंडल पहनते तो लड़कियां बोला जाता है। सब लोग इतना भूल चुके हैं कि हमारे शिवाजी महाराज के बाल लंबे थे, कान में कुंडल थे, पेशवाओं के कान में कुंडल थे। हमारा कौन सा ऐसा भगवान है जिसको रोज हम पूजा नहीं करते, जिसके बाल लंबे हैं और जिसके कान में कुंडल है। तो ये लड़कियों का लड़कों वाला मामला कहाँ आया। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि लड़कों के ही बाल छोटे होने चाहिए। सबसे बड़ा मिथ है कि बाल लंबे रहा तो लड़कियों जैसा हो जाता है, या ऐसा कुछ नहीं। बाहुबली देखा हाल में, उसका भी तो बाल लंबे थे ठीक है। तो ये बहुत बड़े मिथ है। साथ ही साथ जैसे ब्लेजर क्यों पहनते हैं, मतलब आपने ब्लेजर पहना है और कई लोग पहनते हैं तो बुरा मान जाएंगे मेरी बात का, लेकिन ब्लेजर जो है ये हमारे आज भी ब्लेजर और टाई गुलामगिरी का प्रतीक है। कैसे, जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के, तब जो बड़े बड़े अफसर आया करते थे अंग्रेजों के, या जो महाराज आते थे, वो क्या करते थे, ब्लेजर पहन के आते थे। तो हमें आदत पड़ी थी, राम राम माए बाप सरकार जो है ना, वो ब्लेजर पहन के आते हैं। तो बड़े लोग ब्लेजर पहनते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो ब्लेजर पहनते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज तो प्रतिष्ठित हुआ करते थे, हम पर राज कर रहे इसलिए, और हम गुलाम थे। हम लोग अपने अपने कपड़े पहनते थे तो हमको लगता था कि हम मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो पहन रहे हो तो उस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसे मिथ है जिसको लेकर हम बेवजह चले जा रहे हैं। देन 4 हाउस कल्चर, 4 हाउस के संदर्भ में मैं आज तक मेरे करियर में 100 से ज़्यादा स्कूल ओनर्स, प्रिंसिपल्स, एजुकेशनिस्ट से बात कर चुका हूँ कि 4 हाउस क्यों, किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि वो डिसिप्लिन का पार्ट है, कोई कहता है कि एकता का प्रतीक है, कोई कहता है कि वो फैमिली ही होना चाहिए। बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि 4 हाउस कंसेप्ट ये फोस्टर हाउस कंसेप्ट है, और जो 18वीं सदी में यूके में आया था, जहाँ पर कि जो अनाथ बच्चे होते थे, गरीब बच्चे होते थे, जैसा कॉन्वेंट स्कूल का भी मतलब एक्चुअली फोस्टर हाउसेस टाइप ही है। जिनके माँ बाप बच्चों को छोड़ते हैं वो वहाँ रहते हैं, या जिनके माँ बाप नहीं है तो वहाँ पर उन्हें एक फैमिली फीलिंग आए, इसलिए छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक एक हाउस में रखते थे। जैसे हैरी पॉटर में आपने देखा होगा, है ना, छोटा हैरी पॉटर भी और बड़ा भी कोई है, वो एक हाउस में है। लेकिन डे स्कूल में एक कंसेप्ट बकवास है। आप तो रोज घर पे जा रहे हो, रोज यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ तो रह नहीं रहे हो आप, तो यहाँ हाउसेस क्यों चाहिए आपको। करेक्ट है।
भारत में वो इरिलीवेंट है, भारत में हमें कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। ऐसे कई मिथक है, पेरेंट में भी मिथक है, वो बोलने जाएंगे तो सारा दिन लग जाएगा। धन्यवाद सर। और आप एक एग्जाम्पल बता सकते हैं एक स्पेसिफिक मिथ का जिसने पेरेंट्स या फिर स्टाफ में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और वो बुरा भी लग सकता है, सभी लोग ढूंढ ले और समझ ले। यहाँ हर कोई आता और कहता है प्रोफेशनलिज्म, है ना, बीइंग एज अ प्रोफेशनल स्कूल, बीइंग एज अ प्रोफेशनल टीचर, बीइंग एज अ प्रोफेशनल पेरेंट, they are following misconcept. Kindly note, we are not professional. Kindly do not call us as a professional. क्योंकि एजुकेशन ये प्रोफेशन नहीं है, एजुकेशन ये सर्विस है। अभी इसमें अगर फीस लेन देन आ गया तो प्रोफेशन नहीं हो जाता। पहले ज़माने से बिना पैसों का कोई भी काम नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। आप दान धर्म भी करना चाहो तो आपके लिए उसके लिए आपको धन संपत्ति लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ मनी। ओके, तो पैसा दे रहे इसलिए वो प्रोफेशनल व्यावसायिकता है, जरूरी नहीं। पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा ये प्रोफेशनल का जो कीड़ा हमने अपने दिमाग में लगा रखा है ना, इसी ने सारे स्कूल का फिलहाल जो है ना व्यवसाय बना रखा है, प्रोफेशन बना रखा है। तो ये सबसे बड़ा मिथक है कि सबको प्रोफेशन होना चाहिए। प्रोफेशनल स्कूल, प्रोफेशनल स्टूडेंट, प्रोफेशनल पेरेंट, प्रोफेशनल टीचर। आई डोंट वांट प्रोफेशनल पीपल, आई वांट पीपल इन सर्विस। सर, क्या आप बता सकते हैं कि कैसे ये मिथ्स आपके हर रोज़ के कामों में अफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और इफ़ेक्ट भी करता है। इफ़ेक्ट बोथ कंसेप्ट्स आर डिफरेंट। जैसे पेरेंट्स आते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि हमने पे किया है तो हम आते ही हमारे लिए प्रिंसिपल सामने खड़ी हो जाए, टीचर सामने खड़ी हो जाए, उनको समझाना पड़ता है। लेकिन मैंने कुछ एक पेरेंट बोल रहा हूँ, मैं सारे पेरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। देन लोग हर चीज़ को जो है मोल भाव से तोलने लगते हैं कि हमने इतना पे किया तो यही होना चाहिए। वो भूल जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या जो स्कूल ने फैसिलिटी खड़ी कर रखी है या जो कुछ एक वेतन शिक्षकों को देना पड़ता है, तो ये उसका कॉस्ट है। कोई छोटी स्कूल है वो कम कॉस्ट लेगी, जो बड़ी स्कूल है बड़ा कॉस्ट लेगी, जितना खर्च कर रही है उतना लेगी। करेक्ट है। कम से कम आरएमडी स्कूल के संदर्भ में तो मैं ये कह सकता हूँ, दूसरों का मुझे नहीं पता, क्योंकि ये स्कूल प्रॉफिट कमाती नहीं है, ये जो संस्था है। लेकिन हर चीज़ को उस तरह से तोल के चलना ये बड़ी बुरी बात है। अगर फीस के संदर्भ में ही ज़्यादा मिथ्स होते हैं, उसके पीछे एक भावना भी है कि एजुकेशन ये सर्विस है और सर्विस का मोल भाव नहीं होना चाहिए। तो ये भावना से तो हम लड़ते हैं कि फीस नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन सर्विस के भावना से हम कभी किसी शिक्षकों से या स्टाफ से बात नहीं करते हैं। और पेरेंट के साथ भी ये होता है। शिक्षकों का एक प्रॉब्लम होता है, नोटिस पीरियड दिए बिना निकल जाते हैं बच्चे। वो शिक्षकों को भी मैं यहाँ से कहना चाहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत कम असर पड़ता है, लेकिन सर्विस है ये। ठीक है, आप कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन सर्विस है। आपको जब भी जाना है, आपके साथ जुड़े हुए बच्चे, आपको कभी कभी सवाल होता होगा ना, ये टीचर अभी थी तो चली गई, बुरा लगता है ना, टीचर तो थे, जाते हो हाई बाय भी नहीं किया, है ना। तो बच्चों का जुड़ाव होता है, क्योंकि यहाँ पर इंसान है, हम कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे। तो टीचर भी जो है वो मनी ओरिएंटेड होते हैं, बीच में से छोड़कर निकल जाते हैं, अपने दायित्व को पूरा नहीं संभाल पाते हैं। मैनेजमेंट को इसकी बड़ी दिक्कत होती है, और ये सिर्फ इधर की बात नहीं, सभी स्कूलों की बात है। अदर देन दैट, जैसे कुछ मिथ्स है, जैसे मैंने पहले के बताए हैं, तो स्कूल में एक्सपेक्टेशन रहता है पेरेंट्स का, टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, जो भी है। तो ऐसे डे टू डे काफ़ी चीज़ें होती है, सभी चीज़ें तो बता नहीं पाता हूँ। ठीक है, आप पेरेंट्स और गार्डियंस को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या करते हो? देखिए, पेरेंट, गार्डियंस या सभी लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास में बड़ा इजी मेथड है, दैट इज़ स्कूल ऐप। स्कूल ऐप, वेब लॉगिन जो भी है आप यूज़ करते हो, उसके माध्यम से हम सभी को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये पेरेंट, गार्डियन, स्टूडेंट्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल ऐप से सिंक रहे, डेली उसे कम से कम 2 बार चेक करें। एक बार सवेरे चेक करें स्कूल शुरू होने से पहले, और एक बार स्कूल ख़त्म होने के बाद शाम को 5-6 बजे चेक करें। ओके, थैंक यू सर। सर, कैसे ये स्कूल रूमर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, इसे हैंडल करने का कोई मेथड तो है नहीं, क्योंकि रूमर्स तो फैलते ही रहते हैं, और कई पेरेंट होते हैं या स्टाफ होता है या कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, किसी भी साइड से हो सकता है, वो रूमर फैलाता रहता है। अभी ऐसा है कि हम तक अगर वो इन्फॉर्मेशन आती है तो हम पर्टिकुलर व्यक्ति को बुला के करेक्ट करते हैं, समझाते हैं। अगर कोई नोटोरियस है, जानबूझ के कर रहा है, तो हम उसे वार्निंग भी देते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे हाल में एक पेरेंट आए थे,
उन्होंने कहा कि मेरा पेन किसी बच्चे ने चुराया है मेरे बच्चे का। तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, टीचर ने क्लास में अनाउंस भी किया। हालांकि पेन मिल चुका था, लेकिन उसके 2 दिन के बाद पेरेंट्स स्पेशली मुझे मिलने आए और वो जानना चाह रहे थे कि स्कूल ने क्या एक्शन लिया। बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि एक्शन लो, यहाँ तक कि पुलिस केस करो। ठीक है, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया पता चला कि पेन तो मिल चुका है और वो फिर शायद बाहर कुछ गलत बोल रहे हो कि देखो स्कूल ने तो कुछ एक्शन नहीं लिया। अब एक्शन भी किस टाइप का ले? अभी हम आपको उठा के जेल तो डाल नहीं सकते। बच्चे आपस में सामान लेते देते रहते हैं, कभी कभी नोटी भी होते हैं। लेकिन ऐसे केस में फिर हमने उनको बुला लिया, दोनों पेरेंट को सामने बिठाया और बात कर लिया, तो वहीं पर किस्सा क्लियर हो गया। जिसे वार्निंग मिलना था उसे वार्निंग मिल गया, जिसका कंसेप्ट क्लियर होना था उनको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब कई बार हमको अलग अलग टाइप के मेथड्स, जिस टाइप का रूमर है, जिस टाइप का पर्सन है जिसने रूमर फैलाया है, तो उसे उस तरह से हैंडल करना पड़ता है। थैंक यू सर। सर, आप स्कूल की ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करते हैं जिससे कि ये मिथ्स स्प्रेड ना हो? देखिए, स्कूल बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ये यानी आरएमडी स्कूल में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है, फंडामेंटल डिसीजन, तो कभी भी पेरेंट को अंधेरे में रखकर नहीं लिया जाता। हम पेरेंट टीचर एसोसिएशन में डिस्कस करते हैं। हमारा पीटीए का एमओएम हमारे वेबसाइट पे होता है। हमारा पीटीए जो है उसका इलेक्शन जनरल इलेक्शन की तरह होता है। साथ ही साथ जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसकी जानकारी हम देते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं ये भेजा जाता है सभी स्कूलों से, लेकिन हम वो क्यों कर रहे हैं ये नहीं भेजा जाता। जैसे लास्ट ईयर हमने कुछ एक क्लास के सिलेबस को कम किया था, आफ्टर पैंडेमिक काफ़ी आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे थे तो कम किया था, तो क्यों किया ये हमने उसमें बताया था। तो हर चीज़ हम लिखित स्वरूप में करते हैं और पेरेंट्स से भी हम कहते हैं लिखित स्वरूप में ही, इन राइटिंग ही आपने हमको कंप्लेंट देना है, भले वो हमारे खिलाफ की कंप्लेंट हो, रिटर्न स्वरूप में दो, तो उसका कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी बनता है। और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना ही ट्रांसपेरेंसी का बिगिनिंग होता है। तो हम दूसरों की तरह रिटर्न में मत दीजिए, सिर्फ आकर चर्चा कीजिए नहीं बोलते। हम कोई भी व्यक्ति स्कूल में आता है किसी भी चीज़ के लिए, हम उसे रिटर्न में सब कुछ मांगते हैं। तो यही सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी का सबूत है और हम उसे जवाब भी रिटर्न में ही देते हैं। टीचर्स क्वालिटी और उनके एक्सपर्टीज़ से भी कोई मिथ्स है? काफ़ी मिथ्स है। अब इससे काफ़ी लोग अगर मतलब इत्तेफाक रखते तो आई डोंट नो, लेकिन जैसे टीचर्स गवर्नमेंट सिस्टम है कि बीएड टीचर क्वालिफाइड मानी जाती है, डीएड टीचर क्वालिफाइड मानी जाती है, एनटीसी टीटीसी। यूजुअली टीचर का जो है वो क्वालिफिकेशन ये उसके टीचिंग मेथडोलॉजी पर होता है। यानी साफ साफ कहूँ तो मैंने भी बीएड में एक बार एडमिशन लिया था। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप एजुकेशनिस्ट हो तो बीएड कर लो। बीएड करने के बाद मुझे पता चला कि सिलेबस काफ़ी ओल्ड है, तो काफ़ी ओल्ड है, तो मुझे लगा कि उससे थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए। तो कोई केवल बीएड होने से एक्सपर्टाइज हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और पैरामीटर भी है, अभी उसको हम कुछ कर नहीं सकते। साथ ही साथ कोई टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तो बहुत बेटर है, ऐसा भी माना जाता है। ये एक पैरामीटर हो सकता है, अनुभव हर किसी को पॉलिश करता है। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि 15-20 साल टीचिंग के बाद भी कोई टीचर जो है वो बहुत बेटर हो जाता है, क्योंकि टीचिंग ये लर्निंग प्रोसेस है। जो सीखते हैं वही सिखाते हैं, कंसिस्टेंटली सिलेबस में बदलाव आते हैं, इसलिए नए नए टाइप के कोर्सेस आते हैं और उसके साथ जो कोप अप रह सकता है वही एक्सपर्टाइज टीचर है। तो इसलिए डेमो लेने का हमारा तरीका थोड़ा अलग है इस स्कूल का। हम केवल जो सर्टिफिकेट्स है या टिपिकल डेमो जो दिया जाता है उस हिसाब से नहीं देखते। हम देखते हैं कि विलफुल कितना है कोई व्यक्ति सिखाने के संदर्भ में, साथ ही साथ वो व्यक्ति कितना लंबे समय तक टिक पाएगा, क्या उसकी ज़रूरतें हैं। और उसके बाद में थर्ड पैरामीटर में हम आते हैं उसके क्वालिफिकेशन पे। नो डाउट कि हमको सीबीएसई बोर्ड है तो क्वालिफिकेशन पैरामीटर फॉलो करना पड़ता है, पर आपने मिथ पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा मिथक है कि बीएड डीएड किए हुए ही टीचर जो है वो क्वालिफाइड होते हैं। धन्यवाद सर। और इसी के साथ हमारा टॉक शो समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको हमारे टॉक शो से जानकारी मिली हो। ऐसे ही देखते रहिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।